वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल जेडी क्लासेस। आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर सेना में ऑफिसर्स कैसे बनते हैं। आपने गांव में, गलियों में या छोटे शहरों में जरूर सुना होगा और उन बच्चों को, उन जुनूनी बच्चों को सड़क के किनारे दौड़ते हुए देखा होगा जो फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं। और मेरे हिसाब से रूरल इंडिया में इस बात का जज्बा हर गांव, हर गली, हर कूचे में होता है कि फोर्सेस को कैसे ज्वाइन किया जाए। आइए, आपको लिए मैं एक नई राह लेकर के आया हूं। मैं आपको यह सिखाने आया हूं, मैं आपको यह बताने आया हूं कि आखिर सेना में ऑफिसर्स कैसे बने। मेनली इंडिया में, रूरल इंडिया में जानकारी इस बात की बच्चों को अधिक है कि सेना में ज्वाइन करना है तो सेना में जवान के लिए या आर्म्ड फोर्सेस में जवान बनने के लिए ज्वाइन करना है। लेकिन अगर सेना में आपको ऑफिसर्स बनना है, आपको कमांडिंग पोजीशन पे जाना है, प्लानिंग करना है, ये वो लोग हैं जो प्लान करते हैं कि युद्ध को लड़ा कैसे जाए, युद्ध कौशल को कैसे सीखा जाए, स्ट्रेटजीज कैसे बनाई जाए। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप सेना में लेफ्टिनेंट बनना चाहते हैं या उसके अलावा कर्नल बनना चाहते हैं, जितने हायर पोस्ट पे आप जाना चाहते हैं, तो मेनली आपको सेना ज्वाइन करने से पहले एनडीए का एग्जाम क्रैक करना होगा। तो देखिए, एनडीए क्या है? नेशनल डिफेंस एकेडमी, हिंदी में इसे हम राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहते हैं। यह वर्ल्ड की सबसे पुरानी वो एकेडमी है जिसमें तीनों फोर्सेस के लिए लोगों को तैयार किया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि अगर आप मिलिट्री में ऑफिसर बनना चाहते हैं, नेवी में ऑफिसर बनना चाहते हैं और अगर आप एयरफोर्स में ऑफिसर बनना चाहते हैं, इनमें से किसी भी अगर पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं, ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप कमांडिंग पोजीशन पर रहना चाहते हैं, तो आपको एनडीए का एग्जाम निकालना होगा। एनडीए एक वो एकेडमी है जिस एग्जाम को क्लियर करने के बाद ऐसा नहीं है डायरेक्टली ऑफिसर बन जाएंगे। इस एकेडमी के अंदर भी आपको पढ़ाया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा, आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, आपको स्ट्रेटजी सिखाई जाएगी और इन सब के बाद फिर आपको डिप्लॉय किया जाएगा फोर्सेस में ट्रेनिंग के बाद। ऐसे ऑफिसर्स इंडिया में बनते हैं और ऐसे ही हम ऑफिसर बनाने की प्रक्रिया को चलाते हैं। तो आइए बात करते हैं कि अगर आप एनडीए क्रैक करना चाहते हैं तो आपके अंदर क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कैसे आप एनडीए क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया बात इस एग्जाम की है कि ईयर में 2 बार इस एग्जाम को कंडक्ट करती है और एनडीए के एग्जाम को कंडक्ट करने वाली जो बॉडी है वो यूपीएससी ही है। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी वो बॉडी है जो आईएएस के एग्जाम को भी कंडक्ट करती है। ये वही बॉडी है एनडीए के एग्जाम को भी कंडक्ट करती है। एनडीए का एग्जाम कंडक्ट करने के लिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? कौन लोग हैं जो एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं? पहले पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं। एनडीए का एग्जाम देने के लिए आपको एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो नेशनलिटी आपकी क्या होनी चाहिए? आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो आप एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो 1962 से पहले नेपाल से, भूटान से, तिब्बत से रिफ्यूजी बनकर के इंडिया में आ गए, तो कौन लोग हैं? अगर इनमें से अगर ऐसा कोई बच्चा चैनल को देख रहा है या आप वीडियो को देख रहे हैं और आप इंडियन नहीं हैं, अगर आपके पेरेंट 1 जनवरी 1962 से पहले इंडिया में आ गए हैं, किस फॉर्म में? रिफ्यूजी के फॉर्म में, शरणार्थी के फॉर्म में आ गए हैं और अब वो तब से इंडिया में ही रह रहे हैं, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। मतलब आप इंडियन नेशनल वो हैं जो कि इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, अब आते हैं एज लिमिट। यह बहुत महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है। एज लिमिट बहुत कम टाइम ड्यूरेशन होता है जिस ड्यूरेशन में आप एनडीए को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेनली आप मान के चलिए जो एज लिमिट होती है अप्रॉक्सीमेटली, मैं आपको आइडिया दे देता हूं कि अप्रॉक्सीमेट एज लिमिट क्या है। 16.5 ईयर से लेकर के 16.5 ईयर से लेकर के 19.5 ईयर तक के बीच के, तो 16.5 साल से 19.5 साल के बीच के बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। जब भी नोटिफिकेशन निकलता है, नोटिफिकेशन में यूपीएससी की वेबसाइट में नोटिफिकेशन होता है, वहां पर आपको डेट देखनी होती है और उस दिन से आपको काउंट करना होता है। आप 16.5 साल से 19.5 साल के बीच के अगर जोशीले युवा हैं तो आप जाकर के नेशनल डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं और ऑफिसर्स बन सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, जो भी कैंडिडेट होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं। कोई भी कैंडिडेट अगर उसने, हालांकि हमारे यहां मैरिजेबल एज नहीं है, शादी से एज में नहीं होती, बट जनरली समटाइम इट हैपेंस, तो अगर आपने शादी कर रखी है तो आप एनडीए का एग्जाम बिल्कुल नहीं दे सकते। तो पहले इंपॉर्टेंट चीज, आपको क्या होना चाहिए? मेल होना चाहिए। फीमेल इस एग्जाम को नहीं दे सकते। दूसरा, 16.5 से 19.5 आपकी एज होनी चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप
अनमैरिड होने चाहिए, आपने शादी कर नहीं रखी होनी चाहिए। जब तक आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आप मैरिज नहीं कर सकते। अगर आपने एग्जाम निकालने के बाद ट्रेनिंग के दौरान भी मैरिज की तो भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। राइट, अब आ जाते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी में, मतलब आपकी शारीरिक क्षमताएं क्या होनी चाहिए। ऑब्वियसली आप राष्ट्र सेवा करने जा रहे हैं, आप फ्रंट पे जा रहे हैं, तो आपको आपके अंदर फिजिकल एबिलिटी तो होनी ही होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के किसी भी तरह की आपको क्रोनिक डिजीज नहीं होनी चाहिए, कोई भी खतरनाक बीमारी नहीं होनी चाहिए। अब क्या हो सकता है, अब देखिए मिनिमम यहां पर हम बात करते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी में हाइट की बात आती है। सबसे पहले बात तो यही होती है कि हाइट कितनी होनी चाहिए। नॉर्मली यह कहा जाता है कि एनडीए में आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो 157 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो आप एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं, एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन एयरफोर्स के लिए इसका एक क्राइटेरिया अलग होता है। देखिए स्पेशली तो मैंने आपको बताया एनडीए में तीनों ही फोर्सेज आते हैं, एयरफोर्स ऑफिसर, नेवल ऑफिसर्स और मिलिट्री के ऑफिसर्स। मिलिट्री और नेवी के ऑफिसर तो 157 सेंटीमीटर पे ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन एयरफोर्स में इसके लिए एक क्राइटेरिया और है। एयरफोर्स में स्पेशली अगर बात की जाए, वो लोग जो प्लेन फाइटर प्लेन उड़ाते हैं जिनको आप पायलट कहते हैं, तो उसको बनने के लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। रीजन ये होता है कि फाइटर प्लेन जो होता है उसमें उसकी सिटिंग पोस्चर के बाद आपके नीचे के इक्विपमेंट्स में और कमांड्स देने के लिए आपके पैर वहां तक पहुंचने चाहिए। इसके लिए यह क्राइटेरिया रखा गया। एयरफोर्स के लिए स्पेशल क्राइटेरिया 162.5 सेंटीमीटर। यहां पर आपको बता दूं, एनडीए के अलावा बहुत सारे एग्जाम हैं जिन पे गर्ल्स भी एयरफोर्स या ज्वाइन कर सकती हैं और वो एयरफोर्स के एग्जाम्स को दे करके एयरफोर्स के ऑफिसर्स बन सकती हैं। लेकिन एनडीए के थ्रू ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात आते हैं, अगर कोई भी बंदा गोरखा रेजिमेंट को बिलोंग करता है, गोरखा रेजिमेंट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्राउड रेजिमेंट ऑफ आवर कंट्री। हमने भारत का सबसे पहले जो आपके जनरल ऑफ आर्मी थे, सो मिलिट्री जनरल हमारे जो सबसे पहले थे जनरल SHFJ मानेकशॉ, वो गोरखा ही थे और गोरखा रेजिमेंट को बिलोंग करते थे। राइट, सो यहां पर अगर आप गोरखा हैं, अगर आप नॉर्थ ईस्ट को बिलोंग करते हैं, मतलब सेवन सिस्टर में असम, मणिपुर, मिजोरम, जितने सारे सेवन सिस्टर के हैं, त्रिपुरा, मेघालय, अगर आप इन स्टेट्स को बिलोंग करते हैं और अगर आप कुमायूं रीजन को बिलोंग करते हैं, कुमायूं, तो कुमायूं रीजन क्या है, देखिए कुमायूं रीजन में यहां पर गढ़वाल और कुमायूं, इस पूरे उत्तराखंड को दो पार्ट में बांटा गया है। कुमायूं वाले रीजन के जो लोग होते हैं उनके लिए, इन तीनों लोगों के लिए, गोरखा रेजिमेंट के लिए मतलब गोरखास के लिए जो गोरखा होते हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए, कुमायूं के लोगों के लिए, इन लोगों को एक कंसेशन दिया गया है कि अगर इनकी हाइट यहां पर इस प्रेस्क्राइब हाइट से 5 सेंटीमीटर कम है तो 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया गया है। मतलब अगर आप इन तीन रीजन को, अगर आप गोरखा हैं, अगर आप नॉर्थ ईस्ट से हैं, अगर आप कुमायूं से हैं, तो यहां पर 152 हो जाएगी और यहां पर आपकी हो जाएगी जाकर के 5 सेंटीमीटर और कम कर दीजिए तो ये हो जाएगी जाकर के 157.5 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी। तो इस हाइट के लोग भी यहां पर एलिजिबल होते हैं। राइट, तो ये हो गई फिजिकल एलिजिबिलिटी की। अब कई सारे लोगों का यह मानना होता है कि जैसे मैंने स्पेक्स पहन रखे हैं, अगर आप में से किसी बच्चे ने स्पेक्स पहन रखे हैं, चश्मा लगा रखा है, तो माना जाता है वो फोर्सेस नहीं ज्वाइन कर सकता। नहीं, यह बिल्कुल गलत क्राइटेरिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन उसकी एक लिमिट होती है। आप डिफेंस में सजग रहने चाहिए, आपकी फिजिकल एबिलिटीज होनी चाहिए दुश्मन को काउंटरएक्ट करने के लिए। तो डेफिनेटली आपके जो विजुअल आपका पार्ट है, मींस आपकी आंखें इतनी तो स्ट्रांग होनी चाहिए। तो अगर हम लोग बात करें, अगर आपको मायोपिया है ना, मायोपिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं, है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। तो अगर आपका चश्मा, तो मैं बड़ी मोटी मोटी बात करता हूं, अगर आपके चश्मे का नंबर माइनस में है और -2.5 है, मींस -2.5 डायोप्टर है, तो आप फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं। -2.5 या इससे कम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपको हाइपरमेट्रोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया जिसे कि हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया में आपके चश्मे का नंबर +5,
3.5 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। अगर आपकी आंखें सिर्फ इतनी ही खराब हैं तो डेफिनेटली आप एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं ऑफिसर बनने से। अच्छा, एयर फोर्सेस के लिए लेकिन क्राइटेरिया है कि जो लोग एयर फोर्स का एग्जाम दे रहे हैं वो लोग एयर फोर्स का एग्जाम देने वाले बच्चों को स्पेक्स नहीं पहनना होता, क्योंकि प्लेन उड़ाते समय एयर फोर्स के कई सारे एरियल एक्टिविटीज करते समय आपके स्पेक्स गिर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं तो कैंडिडेट जितने सारे हैं उन कैंडिडेट के अलावा एक और आपको बात बताते हैं। शहरों में एक बड़ा पैटर्न है टैटू बनवाने का। तो अगर आपने पूरी बॉडी में, अब ये बड़ा मिसकंसेप्शन वाला पॉइंट है, लोग कंफ्यूज करते हैं कि आपने टैटू बनवा रखा फोर्स में नहीं जा सकते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने किसी एक्सपोज्ड पार्ट में टैटू बनवा रखा है, मेरे स्लीव्स में अगर यहां पर टैटू बना है तो मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, लेकिन अगर मैंने टैटू यहां बनवा रखा है तो मुझे कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। या मैंने चेस्ट में, बैक में, या ऐसे पार्ट में जो पार्ट हमारी टी शर्ट पहनने के बाद, आप कुल मोटी मोटी अगर मैं बात करूं तो टी शर्ट पहनने के बाद आपका टैटू दिखाई नहीं देना चाहिए। अब आ जाते हैं यहां पर कैसे कैसे एग्जाम होता है। एग्जाम पैटर्न की हम लोग बात करते हैं। एग्जाम पैटर्न में देखिए, सबसे पहला आपका होता है रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम, यहां पर मैं आपको बता दूं कि वो सब बच्चे जो 9th और 10th में पढ़ रहे हैं, मैं बार बार बच्चों को बोलता हूं साइंस लीजिए, साइंस 12th साइंस तक कीजिए, उसके बाद आप कोई भी आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, यू विल बी वेरी मच कंफर्टेबल इन ईच एंड एवरी कॉम्पिटिशन। भविष्य के लिए भी आप समझिए, अगर आप इंडियन नहीं भी दे रहे हैं और इसके बाद भी अगर आप कुछ आगे करना चाहते हैं तो आपको साइंस 12th तक लेके रखना चाहिए, उसके बाद कुछ भी करिए। अगर आप इसके लिए ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरे बाकी के यूपीएससी वाले चैनल्स में, यूपीएससी की प्लेलिस्ट में जाकर के यूपीएससी के वीडियोस देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं। अब आइए बात करते हैं रिटन एग्जाम की। अगर मैं बात करूं तो रिटन एग्जाम में सबसे पहले मैथ्स का पेपर होगा। इसीलिए ऐसे लोग जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से, पीसीएम से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स लेकर जो 12th करते हैं वही एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं। देखिए, और ऐसे भी बच्चे बहुत सारे जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी चारों लेकर के करते हैं वो भी दे सकते हैं। अब देखिए, मैथ्स का पेपर होगा, 300 मार्क्स का पेपर होगा और यहां पर 120 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आउट ऑफ दिस 120, 120 क्वेश्चन में यहां पर 2.5 घंटे में आपको ये पेपर कंप्लीट करना होगा। हर क्वेश्चन का वेटेज, ये जितने सारे 120 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन का वेटेज 2.5 मार्क्स होगा पर क्वेश्चन। हर क्वेश्चन को, सही क्वेश्चन के 2.5 मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन भाई साहब, अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर रखा है तो -1/3, मतलब 2.5 का 1/3 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। राइट, तो ये यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी एप्लीकेबल है, तो नेगेटिव मार्किंग भी यहां पे की जाएगी। अब दूसरा पेपर होता है, तो पहला पेपर आपका हो गया रिटन एग्जाम में, जो कि यहां पे मैथ्स का हो गया। सेकंड पेपर होता है यहां पर, तो ए ये हो गया, और यहां पर बी ये आपको गैट का पेपर देना होगा। गैट का मतलब होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, है ना। तो जनरल एबिलिटी टेस्ट में हर क्वेश्चन होगा वो 4 मार्क्स का होगा और यहां पर भी -1.3 की नेगेटिव मार्किंग है। अब देखिए, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं गैट के पेपर में। पहला गैट का पेपर पार्ट ए जो होता है वो इंग्लिश होता है। इंग्लिश 200 मार्क्स के लिए आपसे पूछी जाती है। यहां पर कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस आते हैं और भी कई सारे सिलेबस के बारे में कभी बात में किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे, उस वीडियो में बात करेंगे कि इनके भी अंदर क्या क्या पूछा जाता है। राइट, तो यहां पर अगर आपको लगता है कि आपको सिलेबस के बारे में जानना है या जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं एक सेपरेट वीडियो इसके लिए बना दूंगा। राइट, आइए आगे बात करते हैं। पार्ट बी जो पेपर आपका होगा, तो गैट में पार्ट ए हो गया आपका इंग्लिश, जो 200 मार्क्स के लिए है और हर क्वेश्चन के लिए कितना है, हर क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा। अब पार्ट बी में जो आते हैं, पार्ट बी में इसमें सबसे पहले फिजिक्स आती है, तो पार्ट बी पूरा का पूरा 400 मार्क्स का है। इस 400 मार्क्स को भी ब्रेक कर लेते हैं। यहां पर 100 मार्क्स के लिए आपसे फिजिक्स पूछी जाएगी, केमिस्ट्री 60 मार्क्स का वेटेज होगा, यहां पर हिस्ट्री 80 मार्क्स का होगा, जनरल साइंस मतलब क्लास 10 तक की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यहां पर जनरल साइंस 40 मार्क्स वेटेज होगा, ज्योग्राफी 80 मार्क्स वेटेज होगा। करंट अफेयर आपको तैयार करते रहना है, क्योंकि भाई साहब यहां पर तो 40 मार्क्स का वेटेज है, लेकिन आपका अगला जो टेस्ट होने वाला है, आप जब रिटन एग्जाम को, तो टोटल रिटन कितना का होगा, 400, 200 एंड 300, यहां पर 900 का रिटन एग्जामिनेशन हो गया। तो आप 900 मार्क्स के लिए रिटन एग्जामिनेशन लिखते हैं, और अगर आप यहां पर सेलेक्ट हो जाते हैं तो अगला स्टेप आता है जिसके लिए आपको कॉल लेटर आता है, आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाता है। एसएसबी में बहुत सारे बच्चे एसएसबी नहीं निकाल सकते, है ना, बहुत सारे बच्चे एसएसबी में फेल हो जाते हैं। अब देखिए यहां पर एसएसबी का एग्जाम आपको देना कैसे होता है। एसएसबी के एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, देखिए यहां पे 2 स्टेज में
में एग्जाम को कंडक्ट किया जाता है। सबसे पहले वाला जो स्टेज होता है, उस स्टेज में वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है। तो यहां पे वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आपको करने होते हैं। स्टेज सेकंड में जब आप लोग आ जाएंगे तो स्टेज सेकंड में क्या होता है, अब अलग तरह के टेस्ट होते हैं। जैसे सबसे पहले होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट होगा वो आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट को लेता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट का क्या मतलब हुआ, एक सिचुएशन होती है उसको बोलते हैं एसआरटी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। अचानक से आपसे पूछ लेगा एक बात बताइए, अगर मैं आपको 2 थप्पड़ मारूं तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा। आप तो अचानक में आ जाएंगे। जब एग्जामिनर, अब मैं 2 थप्पड़ मारूंगा तो आप मुझे भी मारोगे, लेकिन आप एग्जामिनर को नहीं कह सकते कि 2 थप्पड़ आप मारोगे मैं आपको भी 2 थप्पड़ मारूंगा। यू कांट से लाइक दैट। दैट वाज सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। वहां पर आपको सोचने में बहुत टाइम लग जाएगा, ज्यादा टाइम लगा, आपके मार्क्स गए। वो ये चेक करना चाहते हैं कि आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कितनी खतरनाक है, कितनी शानदार है। पैंगोंग लेक में खड़ा हुआ एक अधिकारी या एक मिलिट्री का ऑफिसर, उसको पता है कि कब फायर करना है, कब नहीं फायर करना और कितनी सिचुएशन पे कैसे टैकल करना। आप समझिए बहुत मुश्किल बात होती है, इसलिए वो आपका एसआरटी टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, वो क्या करते हैं कि आपका ग्रुप डिस्कशन टेस्ट करते हैं, है ना। तो यहां पर जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन। बहुत सारे बच्चों को मिलाकर के ग्रुप बनाते हैं, टॉपिक दे दिया जाता है, डिस्कशन करना होता है, देखते हैं उसमें कि किसके अंदर लोगों को कन्विंस करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर कितनी है। अब आ जाते हैं इसके बाद तीसरा, इसी में एक सेकंड पार्ट में राउंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पीआई, पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में आपके करंट से टॉपिक पूछे जाएंगे। आज की डेट में अगर एनडीए का बच्चा कोई एसएसबी देने जा रहा है और उसका पर्सनल इंटरव्यू है, आपसे पूछा जाएगा कि इराक ईरान के रिलेशनशिप कैसे हैं, आपसे पूछा जाए इराक टर्की के रिलेशनशिप कैसे हैं, या फिलिस्तीन के साथ में इजराइल का जो वॉर हुआ उसमें इराक, ईरान, इजिप्ट, सूडान, इन सब का क्या कंट्रीब्यूशन है, पाकिस्तान का क्या कंट्रीब्यूशन है, इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है, अमेरिका का क्या कंट्रीब्यूशन है। इस तरह के इंटरनेशनल करंट रिकॉर्ड्स आपको पता होने चाहिए। चाइना के साथ कहां कहां पे हमारी बॉर्डर है, इस तरह के बहुत सारे इश्यूज को ये सब आप करंट से समझ पाएंगे, राइट। तो यहां पर अब आखिरी क्वेश्चन आता है, एसएसबी का भी एग्जाम भाई साहब 900 मार्क्स के लिए होता है। तो आपके दोनों के मार्क्स मिला करके फिर जब आप एसएसबी क्लियर कर लेते हैं तो आपको रैंकिंग दी जाती है, आप एनडीए में जाते हैं, वहां ट्रेन करके आपको ऑफिसर्स बनाया जाता है। इस तरह से आप भारत सरकार के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए अपने खुद को समर्पित कर सकते हैं। और एनडीए का ऑफिसर बनना एक बहुत ही गौरव की बात होती है। आप राष्ट्र की सेवा तो करते ही करते हैं, आपके अपने लोगों का भी कद ऊंचा हो जाता है। तो मुझे लगता है कि यह वीडियो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा और आपको हर बात समझ में आ गई होगी। स्टिल अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन कीजिए। आप देखिएगा मैं हर पर्सनल कमेंट को पर्सनली लेता हूं और उसको उस कमेंट का आंसर जरूर देता हूं। आप इस चीज को देखेंगे तो आपको मैं उसका सॉल्यूशन डेफिनेटली लूंगा। थैंक्स लेडीज एंड जेंटलमैन वॉचिंग दिस। अगर आपको लगता हो ये वीडियो इंफॉर्मेटिव है तो सब तक शेयर कीजिए। हर गांव, कूचे और मोहल्ले के बच्चे तक ये पहुंचना चाहिए कि ऑफिसर्स कैसे बनते हैं। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन।